एवरीवन। तो आज से हमने आईआर स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये GS2 के पेपर का टॉपिक है। तो लास्ट हमने सोशल जस्टिस कंप्लीट किया था, तो आज से हमने स्टार्ट किया है आईआर। तो आज हम देखने वाले थे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कंट्रीज़। तो होप कि आपने भी स्टार्ट किया होगा, या आपका कुछ और प्लान होगा तो आप उसी से स्टार्ट कर लेना। तो आज जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, और ये आदित्य श्रीवास्तव सर जो है उनके आंसर कॉपी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। और ये हैंड राइटिंग मेरी है, बट वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन आदित्य सर की है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद उन्होंने कैसे क्वेश्चन लिखा है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, among other factors, strained ties with China and Pakistan make it difficult for India to fulfill its expectation था। ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है, एक्सपेक्टेशन है ये। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो फ्रॉम द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको डिस्कस बोला है। ये 250 वर्ड्स में लिखना था। जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, डिफ़िकल्ट है इंडिया के लिए, जो भी एक्सपेक्टेशन है SCO से, तो इन दोनों के साथ जो हमारा रिलेशन है वो अच्छा नहीं, इसलिए ये एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करना डिफ़िकल्ट है। तो उसको डिस्कस करना है, मतलब इसके पॉइंट्स, इसके चैलेंजेस, इसकी अच्छी बातें जो भी है, मतलब सिग्निफिकेंट ये शंघाई कोऑपरेशन जो है हमारे लिए कैसे सिग्निफिकेंट है, ये सब यहाँ पे लिखना है। और ये अप्रोच है, तो देखते हैं सर ने इसको कैसे अप्रोच किया है। यहाँ पे इन्होंने ब्रीफली और रिसेंट जो इशू है उससे रिलेटेड उन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इन्होंने लिखा है यहाँ पे, रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एडमिटेड ईरान एंड बिकम मोर रोबस्ट इन इट्स अप्रोच। इंडिया हैज़ प्रेसिडेंटशिप दिस ईयर, मतलब 2023 में इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप थी। तो इन्होंने अभी जो शंघाई कोऑपरेशन में न्यू मेंबर ऐड हुआ है वो ईरान है, तो इसका यहाँ पे जिक्र किया। फिर उसके बाद उन्होंने इस साल की जो मतलब 2023 की प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी ये बता के यहाँ पे इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है। कितना कंसाइज और इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो हमें भी ऐसे ही लिखना है हमारे मतलब क्वेश्चंस को। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को आप अप्रोच कर रहे हो तो कंसाइज वे में उसका इंट्रोडक्शन हमें स्टार्ट करना है, और जनरल इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ अलग तरीके से हो तो हमारा आंसर एनरिच बनता है, थोड़ा बेहतर दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे डाटा लिखा है कि SCO हैज़ 40% ऑफ पॉपुलेशन। जो भी SCO के मेंबर है उनका टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उससे 40% SCO के मेंबर का पॉपुलेशन है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 25% ऑफ GDP। जो GDP का वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं ना कंट्रीज़, उसमें से जो SCO में मेंबर कंट्री है वो 25% कंट्रीब्यूट करती है GDP में, वर्ल्ड GDP में। और इसमें जो मेंबर आते हैं SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर आते हैं, तो उसमें से 2 UNSC के परमानेंट मेंबर्स है। कौन से? चाइना, और एक कौन सा है वो बताना आप मुझे। ठीक है, ऑब्वियसली रशिया। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंडिया वांट्स टू फुलफिल फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम SCO से इंडिया को ये एक्सपेक्टेशन है, और जिसको इंडिया फुलफिल करना चाहता है वो उन्होंने नीचे लिखे हैं। वो है बेटर कनेक्टिविटी टू कंट्रोल एशिया, बेटर कनेक्टिविटी टू कंट्रोल एशिया एंड यूरोप, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, मतलब INSC जो इनिशिएटिव है उसके द्वारा ये कनेक्टिविटी लाना चाहता है इंडिया। सेकंड है मिनरल सिक्योरिटी फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मतलब कजाकिस्तान में जो यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा है, तो जिससे हमारी क्या हो सकती है, मिनरल सिक्योरिटी हो सकती है, मतलब हमें मिनरल्स मिल सकते हैं अगर बेटर कनेक्टिविटी होती है तो। और ये भी एक्सपेक्टेशन है इंडिया की, जो हम SCO के मेंबर हैं उनके साथ अगर अच्छा कोऑपरेशन होगा तो हमें यूरेनियम मिल सकता है कजाकिस्तान से। ठीक है, और नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी भी हो सकती है, जैसे कि तापी पाइपलाइन जो फॉर गैस बेस्ड इकोनॉमी है, तो उससे भी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हो सकती है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है इंडिया की बेटर ट्रेड बाय लिवरेजिंग दी, नेक्स्ट यहाँ पे है ये अशगाबाद एग्रीमेंट जो है, इससे हम फुलफिल कर सकते हैं।
और नेक्स्ट है प्रिवेंट टेररिज्म वाया दी रैट्स। रैट्स है SCO का मतलब शंघाई कोऑपरेशन का एक इनिशिएटिव है, उसमें से लिया गया। तो उसके द्वारा हम ये खास करके टेररिज्म के लिए ही है। तो आप जब पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशन तो उसमें आप ये मतलब ये आपको मिलेगा, तो आप तब पढ़ लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टेररिज्म को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। और 6 पॉइंट यहाँ पे है, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है शंघाई कोऑपरेशन से, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, वो है अपहोल्ड मतलब सपोर्ट स्ट्रैटेजिक एटोनॉमी। जो स्ट्रैटेजिक एटोनॉमी होती है जैसे कि क्वाड है, SCO है, इसके द्वारा हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंडिया की एक्सपेक्टेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये यहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया है। और नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, देखो इन्होंने सब हेडिंग कैसी लिखी है, ये देखने वाली बात है यहाँ पे। हाउएवर देयर आर फैक्टर्स नॉट अलाउिंग इंडिया टू फुलफिल दैट रोल। मतलब जो इंडिया का रोल है उसके लिए मतलब इंडिया का जो रोल है उसको फुलफिल नहीं करने दे रहे हैं, वो फैक्टर कौन से हैं, तो उन्होंने यहाँ पे उसको भी एड्रेस किया है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है चाइनीज़ चैलेंजेस हैं। कैसे हैं चाइनीज़, तो उन्होंने यहाँ पे स्टार मार्क दिखा के लिखे हैं। तो ब्लैकिंग टेररिस्ट आर्किटेक्चर, मतलब जो चाइनीज़ है तो वो ब्लैकिंग करता है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पे, नो एक्शन अगेंस्ट मसूद अजहर। जैसे कि ये बैकिंग होगा, आई थिंक हो गया होगा, तो ये बैक करता है टेररिस्ट आर्किटेक्चर को। जैसे कि इन्होंने मसूद अजहर के अगेंस्ट कोई एक्शंस नहीं लिया था। और आपको पता है ना, जो हमारी UN जनरल सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे चाइना इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी इशू उठाता है तो वहाँ पे एक तो एब्सेंट हो जाता है या सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि टेररिस्ट का ये मसूद अजहर वाला केस था, तो यहाँ पे उसने ये कुछ एक्शन नहीं लिया था। से नेक्स्ट है यहाँ पे चाइनीज़ के चैलेंजेस में वो आता है ह्यूज इन रोड इनटू सेंट्रल एशिया। और जैसे कि ये BRI मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है चाइना का, ये अभी सेंट्रल एशिया में भी वो जा रहा है। हमारे जो ऊपर वाला जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है उसमें से जा रहा है। ये अभी इशू हुआ था कुछ दिन पहले। तो इससे क्या होगा कि इंडिया के लिए स्पेस कम मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये सब चैलेंजेस है चाइना की तरफ से। तो और नेक्स्ट है इसकी वजह से मतलब इंडिया का जो रोल है SCO में वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है इंडिया। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है, मतलब कितने कंसाइज वे में इन्होंने सारी चीज़ें मतलब एग्जांपल देते हुए सारी चीज़ें एड्रेस की है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पाकिस्तान वाला चैलेंज लिखा है इन्होंने। तो उसमें फर्स्ट बताया है कि नॉट अलाउिंग लैंड एक्सेस, जैसे कि फेलिंग जो तापी है अशगाबाद जो है उसको ये चाहे पाकिस्तान जो है अपने एरिया से जाने नहीं देता है। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। और जो ये तापी जैसा वाला प्रोजेक्ट है या अशगाबाद बादियाबाद जो है, वो जो एग्रीमेंट है उसको मतलब इसमें बाधाएं आ जाती है। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रमोटिंग टेररिज्म प्लस ब्रिंगिंग कश्मीर इशू। जैसे कि अगर किसी भी बात को लेके अगर पाकिस्तान से हमारा कुछ भी इश्यूज़ है तो वो कश्मीर वहाँ पे टॉपिक ज़रूर आएगा। कोई भी बात अगर अलग वाली कोई भी होगा, कोई सिंपल ट्रेड वाली भी ले लो, लेकिन वो कश्मीर का मुद्दा लेके आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। और टेररिस्ट वाले जो लोग होते हैं उनको ये प्रमोट करते हैं बट बोलते हैं कि हम नहीं करते हैं। तो ये एक चैलेंज है। नेक्स्ट वाला है रशिया चाइना एक्सिस नॉट गुड फॉर इंडिया। मतलब रशिया आजकल आप देख रहे हो जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो रशिया का टिल्ट जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। और फोर्थ लिखा है इन्होंने परपेचुअल अटैक्स ऑन इंडियन सॉवरेनिटी। जैसे कि ये जो CPEC है तो उससे मतलब एक्सेप्टेड बाय मेंबर्स, बट जो हमारा इंडिया है उसने नहीं किया है। नेक्स्ट है 5 लैक ऑफ ट्रू एटोनॉमी एज बिकम कॉट इन चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी एजेंडा। तो ये यहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे इन्होंने
250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखने के लिए ने 8 इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट टू हैव अ वॉइस इन एन ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेटेड बाय एडवर्सरीज। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डोमिनेटेड पीपल हो सकते हैं तो वहाँ पे हमें वॉइस उठाने की ज़रूरत है, ये भी बताया यहाँ पे। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है ब्रिंग द इश्यूज ऑफ इंडिया टू द हाई टेबल फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पे इंडिया को इश्यूज लाने चाहिए ताकि हो सकता है ये ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और इससे यहाँ पे सपोर्ट भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताइए, मतलब कैसे आप फिर भी अगर चैलेंजेस है फिर भी हमें अपना वॉइस उठाना चाहिए, अपने इश्यूज लाने चाहिए, ऐसे यहाँ पे इन्होंने बताया है। और वे अहेड इन्होंने बताया कि एंगेज विथ ऑल पार्टनर्स हैव डिप्लोमेटिक टॉक्स। तो जो पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पे SCO की बात कर रहे हैं, तो इसी के जो पार्टनर हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट बोला है इन्होंने सेंट्रल एशिया फोकस होना चाहिए, हैव सेपरेट मिशंस मोड टॉक्स हैव एंड बिल्ड गुडविल्स। जब भी हमारे सेपरेट मिशंस हैं तो उससे क्या होगा, अगर हम बातचीत करेंगे तो वो अच्छी चीज़ बन सकती है। और बिल्ड कैपेसिटी ओपन IITs इन सेंट्रल एशिया। तो जैसे कि अभी हमने अफ्रीका में भी IITs अपने ओपन किए, तंजानिया में तो मद्रास IIT तो वहाँ पे ओपन करिए, तो इससे भी क्या होती है कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है। तो वैसे भी सेंट्रल एशिया में हमें करना चाहिए, ऐसे बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है थर्ड पॉइंट, एंगेज विथ लाइक माइंडेड, जैसे कि एक ही एजेंडा हो सकता है। जैसे कि इंडिया का भी यही है कि पीछे नहीं रहना, एक ग्लोबल पावर बनना है, जैसे कि चाइना भी है, बट चाइना और जो इंडिया है उनके बॉर्डर इश्यूज़ हैं, तो वो लाइक माइंडेड थोड़े नहीं हो सकते हैं। लाइक माइंडेड मतलब जैसे कि हम फ्रेंड्स होते हैं, क्यों फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो तरीका होता है वो सेम होता है, तो इसीलिए हम फ्रेंड्स बनते हैं। वैसे ही लाइक माइंडेड होते हैं, जैसे कि ईरान और रशिया की बात कर रहे हैं, फॉर यूरोपियन कनेक्टिविटी के लिए लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं। जैसे कि इससे क्या होगा, प्रिवेंट डिलेज एज विथ चाबहार और जायदान जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो उसको हम जो डिले हो रहा है वो नहीं होगा, ये बता रहे हैं यहाँ पे वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए। सो लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, दिस वुड हेल्प टू एंश्योर इंडिया गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड वाया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये जो अगर ये वे हेड फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, हेल्प ही होगी। तो ये इन्होंने पूरा आंसर यहाँ पे लिखा है। मुझे तो पर्सनली इनका आंसर राइटिंग जो स्टाइल है, इनका अपना एक यूनिक स्टाइल बनाया था इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने श्रुति मैम जो 2021 की टॉपर रही है और जो 22 की टॉपर जो थी 2020 की इशिता मैम, तो इनका दोनों का इन्होंने ब्लेंड किया है, इन दोनों की स्ट्रैटेजी को, जो स्टाइल है इन दोनों की, तो उसको ब्लेंड करके लिखा है और एक बेहतर तरीका दिख रहा है आपको। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने आंसर राइटिंग की है और बहुत ही सिंपल वे से किसी को भी आसानी से समझ में आ सकती है। हो सके तो आप भी अपना अप्रोच इस तरह से रखें, इस तरह से आंसर राइटिंग करने का प्रैक्टिस करते रहिए। हार्ड नहीं है, एक बार इनिशियल डेज में आपको टफ लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको एक हैबिचुअल मतलब आपकी हैबिट बन जाती है, मतलब आप हैबिचुअल हो जाते हैं किसी चीज़ के साथ, तो आसान लगने लगती है। तो वैसे ही राइटिंग का है, तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आसान लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।